हेलो फ्रेंड्स, यूनिक 24 क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जीएस का, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है और 2025 में जो भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है ये। और ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और हर प्रैक्टिस सेट में 10 प्रश्न होता है, ठीक है। और ये 10 प्रश्न सिर्फ 10 प्रश्न ही नहीं होता है, बल्कि इसमें जो प्रश्न से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसका भी डिस्कशन मैंने साथ में किया, आप देख सकते हैं इसके अंदर जा कर के। तो ये एक बार फिर बता देते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीएस का पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो ही, सेशन अच्छा नहीं लगता है तो फिर नहीं करना है। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देरी नहीं करेंगे और शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन नंबर 9 प्रैक्टिस सेट 9 है, उसको शुरू करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, हम लोग प्रश्न के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें है अच्छा चीज़। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो प्रश्न पूछ ले तो रिपीट तो होता है, लेकिन उतने मामले में रिपीट नहीं होता, उतने नंबर संख्या में रिपीट नहीं होता। एक आध क्वेश्चन कभी कभार रिपीट हो जाए तो रिपीट हो जाए, लेकिन होता क्या है कि प्रश्न तो सेम नहीं रहता है, लेकिन क्या सेम रहता है, तो टॉपिक सेम रहता है, ठीक है। प्रश्न बनने का जो टॉपिक होता है वो सेम होता है। तो अगर हम प्रश्न से रिलेटेड उससे और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, या तो ऑप्शन से या तो फिर उसी प्रश्न से रिलेटेड और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 81। चूँकि हम लोगों ने 8 सेशन कंप्लीट कर लिया है और हर सेशन में 10-10 प्रश्न है, तो हम लोगों ने उस प्रकार से 10 × 8 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये प्रश्न 81 से स्टार्ट होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो आज का सेशन का है वो क्वेश्चन नंबर 81 है। ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पिछले सेशन में, ठीक है। ये पिछले सेशन में हम लोगों ने मैप को भी अच्छे से कवर किया था, क्योंकि आप अगर आपको कोई भी पड़ोसी राज्य से पूछे ना, तो ऐसा हम लोगों ने कवर कर लिया है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, एकदम क्लियर वाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, मतलब वो जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारा सेशन हम लोगों ने अच्छे से किया है। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न जो है वो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपसे पूछा है, ग्राफिक्स, यूनिक्स, मैकओएस या लिनक्स। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्योंकि किसी भी प्रश्न को डील करने से पहले ये जानकारी होना चाहिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और किस प्रकार से इसका उत्तर देना है, और प्रश्न के बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछे तो ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न पूछेगा नेक्स्ट बार भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने पूरा कंप्लीट डिस्कशन करा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ऐप भी कहते हैं। जो हम लोग देखते होंगे फ़ोन वगैरह में यूज करते हैं, कंप्यूटर वगैरह में भी जो एप्लीकेशन होता है वो सब, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐप भी बोलते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये क्या है, एक प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को, जो यूज करने वाले लोग हैं उनको विशिष्ट कार्यों को करने में मदद करता है, जैसे कि दस्तावेज बनाना, वेब ब्राउज करना, या डाटा को क्या करना, प्रबंधित करना, मैनेज करना, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग समझ गए होंगे, जिसे ऐप भी कहते हैं। एक उपयोगकर्ताओं को क्या करता है, विशिष्ट कार्य करने में क्या करता है, तो मदद करता है, ठीक है। जैसे कि आप गैलरी देखें तो फोटो वगैरह देखने में यूज होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अब बात करेंगे ग्राफिक्स। तो जो ग्राफिक्स है वो क्या है, आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या चीज़, तो ग्राफिक्स जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसमें क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को बनाता है। क्या बनाता है, ग्राफिक कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या करता है, चित्रों को बनाता है, ठीक है। कंप्यूटर की मदद से पिक्चर्स को क्रिएट करना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे कंप्यूटर की मदद से, आप यहाँ पे फ़ोन का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि फ़ोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में यूज किया गया है कंप्यूटर की मदद से पिक्चर्स को क्रिएट करना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 या 3 डायमेंशनल, 2D 3D जो हम लोग बोलते हैं ना, वो तो 2 या 3 डायमेंशनल पिक्चर्स को क्रिएट किया जाता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो इसको करने के लिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 2D 3D ये सब को मॉडिफाई करना, क्रिएट करना, स्टोर करना, ये सब के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब ये हो गया, आपको मिल गया ऑप्शन में कि ग्राफिक्स जो है सो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ग्राफिक्स आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ग्राफिक्स जो है सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या इतना इतना डिस्कस कर लेने से ये कंप्लीट हो जाता है क्या, नहीं हो सकता है कि नेक्स्ट बार प्रश्न पूछ दे यूनिक्स से,
मैकओएस से या लिनक्स से पूछ दे, ठीक है, या ग्राफिक्स से ही पूछ दे। तो अगर ग्राफिक्स से पूछता तो ग्राफिक्स के बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। देखते हैं हम लोग यूनिक्स। तो यूनिक्स क्या होता है? एक बहु उपयोगकर्ता मल्टीटास्किंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम परिवार है जिसका विकास कब किया गया? तो 1969 में किया गया। और कहाँ पे हुआ था? तो बेल लैब्स में हुआ था। कहाँ पे? तो बेल लैब्स में। ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कि कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था, ठीक है। किसका विकास? तो यूनिक्स का विकास। और ये क्या है? तो बहु उपयोग करते मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि मल्टी यूजेबल मल्टीटास्किंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम परिवार है। और यह करता क्या है? तो यह कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है और इसका उपयोग सर्वर, डेस्कटॉप और अन्य उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछेगा तो आप डिफाइन कर लेंगे इसको अच्छे से। मैक ओएस जो आपका ऑप्शन में है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जिसे पहले मैक ओएस एक्स और ओएस एक्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि मैक ओएस का पुराना नाम क्या था, पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मैक ओएस एक्स और ओएस एक्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। एप्पल के मैक कंप्यूटरों के लिए एक यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एप्पल द्वारा विकसित, किसके द्वारा? एप्पल द्वारा विकसित और विपणन किया जाता है। किसके द्वारा? तो एप्पल द्वारा, मैक ओएस। चलिए लिनक्स को देखते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम लोग जो फ़ोन यूज करते हैं वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉयड है कि नहीं? तो उसी तरह से लिनक्स क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसे मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, लिनक्स। और लिनक्स को लिनस टोरवाल्ड्स ने साल 1991 में बनाया था। यह यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके जैसा? तो यूनिक्स के जैसा ही क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या? लिनक्स, ठीक है। चलिए आज का सेकंड प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। क्या बोल रहा है कि संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। किसके? तो संघ के मंत्री परिषद में, यानी कि सेंट्रल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 10 to 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मतलब कि हिंदी में बोल रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15%। ऑप्शन नंबर बी है आपका लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, यानी 15% ऑफ द टोटल नंबर। सी नंबर बोल रहा है आपका एज मेनी एज विश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार। 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के कुल सदस्यों का 50%। तो ये 10 से 15% ये तो होगा ही नहीं। 15% ये हो सकता है। प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार ये भी नहीं हो सकता। प्रधान अपने इच्छा अनुसार के ये कर सकता है प्रधानमंत्री कि किनको कौन सा मिनिस्ट्री देना चाहिए, ठीक है, लेकिन कितना प्रतिशत है वो नहीं होता। ऐसा मनमानी नहीं किया जा सकता कि हम जितना चाहे उतना मंत्री रख दें, सो ठीक है, उसके लिए लिमिट है। तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 50%, आधा आदमी मिनिस्ट्री रहेगा तो काम कैसे होगा? तो कितना प्रतिशत रखा जा सकता है? 15%, ठीक है, यानी 15% आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब थोड़ा इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि जो संघ के मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की जो संख्या है लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत है? तो 15% है, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना, 15% है। जैसे लोकसभा में जैसे कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है? 552 है। इसके हिसाब से कैबिनेट में जो मंत्रियों की संख्या है वो 81 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 15% कितना हो रहा है? 81 हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के गठन से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 77 क्या है? महत्वपूर्ण है। 74, 75 एंड 77 और भी अनुच्छेद हैं। आप यहाँ पे उतना डिस्कस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम उतना लेके चलते तो ये सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम जो आर्टिकल डिस्कस करें 74, 75, 77, इससे रिलेटेड और भी जो आर्टिकल्स है वो आपको देख लेना है, ठीक है। और ये देख लेने के बाद आपको स्टेट वाला भी देख लेना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन सा आर्टिकल है और क्या क्या कार्य है, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके का रूल है। अगर हम सेंट्रल देखते हैं तो स्टेट देखना आपका काम है, और अगर कभी कभी स्टेट देखते हैं तो वहाँ पे सेंट्रल देखना आपका काम है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ आर्टिकल 74 का डिस्कस हुआ है, तो क्यों ना आर्टिकल 74 के बारे में जान लें। तो आर्टिकल 74 आपको बोलता है कि मंत्रिपरिषद की स्थापना और कार्य के बारे में बताता है। आर्टिकल 74 जो है सो जो मंत्रिपरिषद है उसकी स्थापना और कार्य के बारे में बताता है, वर्क क्या होगा और उसके स्थापना के बारे में बताया, ठीक है। आर्टिकल 75 बताया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारियों तथा लोकसभा
लोकसभा के प्रति उनकी सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 75 में क्या है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है, मतलब कैसे नियुक्ति होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होगी, और लोकसभा के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सहित उनकी सामूहिक जिम्मेदारी क्या होगी, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 75 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 77 का उल्लेख किया गया था, तो आर्टिकल 77 के बारे में जान लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी कार्यकारी कार्य जितना भी वर्क होने वाला जितना भी वर्क होगा वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जो भी वर्क किए जाएंगे वो किन के नाम से किए जाएंगे, तो राष्ट्रपति के नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से किए जाएंगे। तथा इसमें आदेशों और दस्तावेजों को प्रमाणित करने का नियमों का उल्लेख है। इसमें जो आदेश देंगे और उनका जो दस्तावेज होगा उनको प्रमाणित करने का नियम का उल्लेख है किसमें, आर्टिकल 77 में। तो 74, 75, 77 हम लोगों ने तीनों आर्टिकल डिस्कस कर लिया। यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लिया कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है और 15% जो 15% संख्या है लोकसभा के टोटल सीट का, उसमें मंत्रियों की संख्या होती है। और यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, एक ये 15% था, तो इसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, यानी आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है, वेयर द फर्स्ट टू डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी, तो पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने या डचों ने। तो ऑप्शन है, देख लेते हैं हम लोग डिस्कशन इसका। तो भारत के जो समुद्री मार्ग है उसकी पहली बार खोज पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को की थी। कहीं कहीं पे डेट 17 मई 1498 दिखता है। ठीक है, 17 मई 1498 दिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये श्योर है कि मई 1998 में खोजा गया था। ठीक है, डेट यहाँ पे श्योर नहीं है, कहीं पे 17, कहीं पे 20, कहीं पे और कुछ मिलता है। ठीक है, तो कौन किए थे, तो पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा किए थे। वास्को डी गामा जो है सो मई 1498 को पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद, ये नाम भी याद रखना। ठीक है, बहुत बार पूछता है। अब्दुल मजीद की सहायता से सर्वप्रथम कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। तो कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, अगर आप रिवीजन करते हैं ना, अगर आपका बेसिक क्लियर है और आप रिवीजन कर रहे हैं इस टेस्ट को, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन में बहुत सहायता करेगा आपको। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप खुद से आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कहीं पे फंस रहे हैं तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सो ठीक है, और साथ में उससे रिलेटेड और जो भी टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यह नोट्स आपको यूज कर दे सकता है, मतलब कि आप इस नोट्स का यूज कर सकते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। इस नंबर पे क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, ये नंबर है। अगर आपको नोट्स चाहिए, लगेगा ज़रूरी कि हाँ हमको नोट्स का ज़रूरत है, तो इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे देख लेते हैं कि अमेरिका के जो समुद्री मार्ग की खोज है उसे कोलंबस ने 1492 ईस्वी में 1492 में की थी। ठीक है, कौन किया था, तो 1492 में कौन किए थे, तो कोलंबस ने खोज की थी। किसका, तो अमेरिका का। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है आज का, क्वेश्चन नंबर 84, यानी आज का सेशन का प्रश्न नंबर 4। व्हाट इज़ यूआरएल। यहाँ पे पूछा आपको व्हाट इज़ यूआरएल, और यूआरएल क्या है। अगर आप यूआरएल के बारे में डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो इसी पीछे के सेशन में हम लोग यूआरएल का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, जितना वहाँ पे बाकी था उससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो देख लेते हैं यूआरएल। यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स, हो सकता है कि आगे मिल जाए डिस्कशन टाइम में। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि यूआरएल क्या है। तो ऑप्शन में है आपका एक वेब ब्राउज़र है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या फिर पूछ रहा है आपका इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है, या सर्च इंजन है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो यूआरएल है इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। क्या है, तो वेब पेज का एड्रेस है। तो इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यूआरएल जो है सो इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का पता है। अब एड्रेस है तो क्या है, ये पता है। ठीक है, यूआरएल की मदद से हम लोग यूआरएल को अच्छे से डिस्कस किए थे, अगर आपको देखना है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसका पूरा नाम जो है सो यूनिफॉर्म रिसोर्स, हाँ ये तो दिया हुआ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसे वर्ष 1994 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था। किनके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ये सब पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यूआरएल के जो 3 भाग होते हैं, यूआरएल के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग, प्रोटोकॉल डिजिग्नेशन, होस्ट नेम और एड्रेस,
फाइल और रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो तीनों आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85 यानी आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, 85 बोल रहा है, वेयर इज पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये रेड वाला थोड़ा ब्लिंक कर रहा है ना। चलिए इसको हम ना थोड़ा जो पेज का जो बैकग्राउंड है उसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, ये सही लग रहा है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, वारंगल में, सिवनी में, चंदौली में या लखीमपुर में। तो ये हम लोग सब जानते हैं कि ये पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य है, सो कहाँ पे स्थित है, तो वारंगल में स्थित है। ठीक है, वारंगल कहाँ पे स्थित है, तो तेलंगाना राज्य के वारंगल क्षेत्र में स्थित है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना के वारंगल क्षेत्र में स्थित है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सो पाखल झील के आसपास है। किसके आसपास है, पाखल झील के आसपास 860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कभी कभी पूछ सकता है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं कि ये 860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है ये। ठीक है, पाखल झील जो है सो एक मानव निर्मित झील है। ये देख लीजिए कृत्रिम झील है। ठीक है, पाखल झील है सो कैसा झील है, कृत्रिम झील है, यानी मानव निर्मित है। ठीक है, मानव के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह अभ्यारण्य जो है, इसका खास बात है ये, ठीक है, कि ये जो अभ्यारण्य है एक बड़े पठार से घिरा हुआ है। किससे, तो एक बड़े पठार से घिरा हुआ है। इस झील का निर्माण 1213 ईस्वी में, ठीक है, ये कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है सो 1213 ईस्वी में यहाँ के जो काकतीय राजवंश थे। ठीक है, 1213 ईस्वी में यहाँ के काकतीय राजवंश के गणपति देव के आदेश पर हुआ था। काकतीय राजवंश के गणपति देव के आदेश पर हुआ था। और कब हुआ था, तो 1213 ईस्वी में हुआ था। और एक बड़े पठार से घिरा हुआ है, और ये कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, और ये पाखल झील के आसपास स्थित है। क्या, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये झील का निर्माण किया गया था काकतीय राजवंश के द्वारा, जो कि मानव निर्मित झील है। अब थोड़ा सिवनी आया था, तो सिवनी के बारे में देख लेते हैं। सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कर्मझीरी वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये विंध्याचल सतपुड़ा हम लोग देखे थे, आप ध्यान में होगा या नहीं, ये विंध्याचल ये सतपुड़ा, तो इसके नीचे बोल रहा है कि जो सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कर्मझीरी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में ये स्थित है। चंदौली के बारे में जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में चंदौली जो है सो राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ये लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आप ये जो फैक्ट है, जो भी फैक्ट है, ये आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वारंगल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सिवनी, चंदौली, लखीमपुर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चंदौली, ये है चंदौली। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल का जनक किसे माना जाता है। अरस्तु को, टॉलमी को, इरेटोस्थनीज को या थेल्स को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी चीज़ डिस्कस किया, तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल के जो वास्तविक जनक हैं वो हिकेटियस हैं। ठीक है, परंतु ध्यान रखना है, इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न आपको पूछा है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है सो भूभौतिकी जियोडेसी को जन्म दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हिकेटियस ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे इरेटोस्थनीज आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने ही भूभौतिकी जियोडेसी को जन्म दिया था। तो भूभौतिकी को कौन जन्म दिए थे, तो ये इरेटोस्थनीज, यानी भूभौतिकी के पिता कौन थे, जनक कौन थे, तो इरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग कौन किए थे, तो इरेटोस्थनीज किए थे। ठीक है, और पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाने में मदद की थी। जो पृथ्वी की जो परिधि है, ठीक है, उसका अनुमान लगाने में क्या किए थे, मदद किए थे। इरेटोस्थनीज जो है सो यूनान का गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार थे। इन्होंने जो पृथ्वी का आकार का पहला माप किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। पृथ्वी के आकार का पहला माप कौन किए थे, तो इरेटोस्थनीज किए थे। वे अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय के मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष भी थे, पुस्तकालय अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय के। अरस्तु जो है सो अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस और तर्कशास्त्र यानी लॉजिक का जनक माना जाता है। अरस्तु को किसका जनक माना जाता है, तो पॉलिटिकल साइंस और तर्कशास्त्र का जनक माना जाता है। ये सब के बारे में कुछ खास हमको आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने इसका डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, चलिए
देखते हैं प्रश्न नंबर 87। द येलो वेस्ट प्रोटेस्ट आर एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? चाइना से, जापान से, रूस से या फ्रांस से? तो ये किससे संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, येलो वेस्ट विरोध का संबंध फ्रांस से है। फ्रांस में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद प्रदर्शनकारी पीले रंग की जैकेट पहनकर सड़कों पर उतर आए। कौन रंग की? तो पीले रंग की जैकेट पहनकर सड़क पर उतर आए। किसके विरोध में? तो जो तेल की कीमत है उसकी बढ़ोतरी के कारण। ठीक है, जो भी इस प्रदर्शन से जुड़ता रहा वह पीले रंग का जैकेट पहनकर विरोध करता रहा। इस कारण से इस आंदोलन का जो नाम है वो क्या पड़ गया? तो येलो वेस्ट पड़ गया। ठीक है, क्या नाम पड़ गया? तो येलो वेस्ट पड़ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 88। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? प्रश्न ऑप्शन है आपका, इट वाज अ मूवमेंट टू रीस्टोर द मुगल रॉयल फैमिली इन इंडिया। ये भारत के मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है आपका, इट वाज अ मूवमेंट इन डिमांड ऑफ पाकिस्तान। यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। तो बिल्कुल नहीं। इट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट द मैसेक्यर ऑफ जालियांवाला बाग। यह जालियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। तो बिल्कुल नहीं। इट वाज अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द तुर्की सुल्तान। यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सो करेक्ट होगा। खिलाफत आंदोलन तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है वो 31 अगस्त 1919 को हुई थी। कभी कभी डेट भी पूछता है तो याद रख लेना आपको। इसमें मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में की गई थी तथा महात्मा गांधी द्वारा इनका क्या किया गया था? तो पूर्ण समर्थन किया गया था। ठीक है, ये नाम याद रखना है, शौकत अली और मोहम्मद अली। इस आंदोलन की दो मांगे थी। पहला कि जो तुर्की का विभाजन है उसको रद्द कर दिया गया। हुआ क्या था कि तुर्की का विभाजन किया गया था, जिससे इनके जो सुल्तान हैं मतलब इनके ऊपर थोड़ी समस्या आ रही थी। तो इन्होंने क्या किया, आंदोलन की खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया और इन्होंने दो मांगे रखी कि जो तुर्की का विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाए और खलीफा के पद को पुनः स्थापित किया जाए। ठीक है, ये उनकी दो मांगे थी। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? ये टॉपिक भी परफेक्ट है, टॉपिक भी मस्त है। ठीक है, ये कंप्लीट होना ही चाहिए क्योंकि हर बार लगभग एक प्रश्न बन जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो गणेश वासुदेव जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव या श्रीमती वायलेट अल्वा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और देश के उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? यह प्रश्न है आपके लिए। तो इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? कमेंट करना है। ये प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है? तो कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट कीजिए वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। ये तो लगभग सबको जानकारी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर के बारे में। गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो पूछेगा अगर कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान समय में जो है सो राज्यसभा के उपसभापति कौन है, ये प्रश्न भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, वर्तमान में समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और श्रीमती वायलेट अल्वा जी थे। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला नंबर इसमें मतलब पहला का उल्लेख किया गया इसमें। पहला क्या है कि भारत में उच्च न्यायालय में पेश होने वाली पहली महिला वकील थी। पहली महिला वकील कौन थी? तो श्रीमती वायलेट अल्वा। और राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी वह श्रीमती वायलेट अल्वा। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न 90 ये नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है और अगर आप नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका डिस्कशन भी हम लोगों ने पीछे के सेशन में कंप्लीट करा है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं नोबेल पुरस्कार को तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे भी प्रश्न बना था। इसी तरह से हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था नोबेल पुरस्कार क्या है, किनको मिला है, भारत में किनको मिला, ये सब सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है आपका कि द नोबेल प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूट स्वीडिश एकेडमी इज एसोसिएटेड विथ। कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी
क्षेत्र से संबंधित, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति के क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, या शरीर क्रिया विज्ञान लिटरेचर के क्षेत्र? सॉरी ये इंग्लिश गड़बड़ा गया। ठीक है, तो हिंदी आप देख लीजिए, शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा से। ठीक है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी साहित्य क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन जो है सो इस एकेडमी की समिति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया कंप्लीट सेशन आज का। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो प्रश्न हम लोगों ने पूछा है, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, उसका प्रश्न उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।